दोस्तों, आज की कहानी है एक सफाई कर्मचारी की जो सिंगल मदर है। काम पर उसका पहला दिन है, बल्कि पहली रात यानी कि नाइट शिफ्ट। क्या ये पहली रात ही उसकी जीवन की आखिरी रात होने वाली है? जानने के लिए अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक फर्नीचर फैक्ट्री की एंट्रेंस पर। दिन का काम खत्म हो चुका है और नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है। एक लड़की एंट्रेंस पर इंतजार कर रही है। तभी एक खड़ूस बुड्ढा वहां आता है और लड़की को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे सीधा चेंज लॉकर में ले जाता है और बताता है कि उसकी यूनिफॉर्म रेडी है। लड़की का नाम कैरन होता है, जो बुड्ढे की एक्स वाइफ का भी नाम था। तभी लड़की को कॉल आता है, जो उसकी नेबर होती है और उस रात उसकी बेबी सीटर भी। वो बताती है कि उसकी बेटी का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया है। कैरन कहती है उसे कुछ खिलाकर दवाइयां दे दे। बुड्ढा बताता है कि उनके बॉस को काम पर पर्सनल बिजनेस लाना पसंद नहीं। इसके बाद बुढ़ा उसे फैक्ट्री के राउंड के लिए ले जाता है और क्योंकि वो एक फर्नीचर फैक्ट्री थी, वहाँ फर्श रोज गंदा हो जाता था, जिसे लड़की को साफ करना होगा, बाथरूम्स को क्लीन करना होगा और रिफिल्स, ऑफिस से कचरा निकालना होगा और फैक्ट्री के सारे दरवाजों को बंद भी करना होगा। बुढ़ा बताता है कि पास की ही एक फैक्ट्री में कुछ रात पहले कुछ चोर घुस आए थे। लड़की दरवाजों को बंद करने लगती है। एक दरवाजे में प्रॉब्लम होती है और बुड्ढा लड़की को बताता है उसे कैसे बंद करना है, लेकिन ऐसे करते हुए उसकी शर्ट पर दाग पड़ जाता है। लड़की कहती है उसके पास एक ट्रिक है जिससे वो दाग दूर हो जाएगा और वो बुड्ढे की शर्ट के दाग को मिटा देती है और अब जाकर बुड्ढा थोड़ा नरम पड़ता है और जाते हुए बताता है कि नाइट शिफ्ट में वो अकेले रहने वाली है और वो आशा करता है कि उसका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। बुड्ढे के जाते ही कैरन टॉयलेट से काम शुरू करती है, जहां उसे एक भरी हुई एस्ट्रे मिलती है और एस्ट्रे को भरने वाला भी। वो दो होते हैं और उसे अकेले देखते ही बकवास शुरू कर देते हैं। सिगरेट वाला उस लड़की को जानता है। वो एक छोटा शहर था। वो डैनी का नाम लेता है और अपने दूसरे साथी को बताता है कि वो डैनी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही जानता है और ये भी जानता है कि कैरन डैनी को डिवोर्स देने वाली है। जाने से पहले वो कैरन को धुतकारता है कि उसने डैनी को उनकी बेटी से मिलने से रोक रखा था। उसकी बातों से यही लगता है कि डैनी उस फैक्ट्री में पहले काम किया करता था। उनके निकलते ही कैरन सभी दरवाजों को ठीक से बंद करने लगती है। धीरे धीरे कैरन फैक्ट्री के हर कोने को साफ करते हुए आगे बढ़ने लगती है और इसी तरह खाली फैक्ट्री के हर कोने को पहचानने भी लगती है। कचरा फेंकते जाते समय उसे डोर स्टॉपर की जगह एक ईंट मिलती है जिस पर लिखा होता है डू नॉट मूव, और साथ ही उसे फैक्ट्री के पार्किंग लॉट में एक ट्रक खड़ा हुआ नजर आता है, इकलौता ट्रक। वो ट्रक कैरन को परेशान करता है, लेकिन ट्रक के इर्द गिर्द किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं होती। तभी कैरन को बेबी सीटर टीना का एक बार फिर से फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसकी बेटी रो रही है। वो अपनी बच्ची को सोने के लिए कहती है और उससे वादा करती है कि जब वो सुबह जागेगी तो वो उसके पास होगी। कैरन की बेटी का नाम लिली होता है, जिसने अपनी माँ के लिए पहले दिन काम पर जाने के लिए एक कार्ड बनाया था और उसे उसके टिफिन बॉक्स में रखा था। कैरन वॉशरूम में होती है जब उसे बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फैक्ट्री के दरवाजे पर एक डिलीवरी मैन होता है। कैरन उसे पैकेज बाहर छोड़ के जाने को कहती है, लेकिन डिलीवरी मैन कहता है उसे उसके सिग्नेचर चाहिए और वो फ्रैंक के बारे में पूछता है। कैरन कहती है कि अंदर कोई भी नहीं है। डिलीवरी मैन पूछता है कोई भी नहीं। अब कैरन बहाना बनाती है और कहती है कि फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये सुनकर डिलीवरी मैन उसे पैकेज पकड़ाता है और बिना सिग्नेचर लिए ही चला जाता है। कैरन अपने काम में दोबारा लग जाती है और तभी उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो सावधानी से आगे बढ़ती है और देखती है कि एक अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन इसके बाद उसे फैक्ट्री के अलग अलग कोनों से अलग अलग सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, छोटी छोटी आवाजें, और फिर दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं। कैरन आवाज की तरफ बढ़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि फैक्ट्री में उसके अलावा और कोई है और तभी उसे डिलीवर किए हुए बॉक्स पर पानी गिरने की आवाजें आने लगती हैं। वो बॉक्स की तरफ बढ़ती है, उसे खोलती है। अंदर वही ईंट रखी होती है जिस पर लिखा था डू नॉट मूव, और फिर एक परछाई निकलकर बाहर आती है और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। कैरन के पास डिटर्जेंट की बोतल होती है जो उनकी तरफ फेंक कर वो भागने लगती है। वो लोग कैरन का पीछा करने लगते हैं। वो सब के सब नकाबपोश थे और देखते ही देखते कैरन पर चाकुओं से वार होने लगता है।
कैरन ने शिफ्ट शुरू होते ही काम करना शुरू कर दिया था और उसका फायदा उसे अब हो रहा था। वो फैक्ट्री के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। कैरन जानती थी उसके मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, उसे जो भी करना है खुद करना है। आखिरकार एक नकाबपोश उसे स्पॉट कर ही लेता है। कैरन एक शटर के नीचे से निकलने ही वाली होती है जब वो नकाबपोश चाकू से उसकी जांघ पर वार कर देता है। जद्दोजहद में कैरन का जूता भी निकल जाता है और पलटवार में वो नकाबपोश के हाथ पर स्क्रू ड्राइवर दे मारती है। जद्दोजहद में कैरन का जूता ही नहीं छूटा था, उसका मोबाइल फोन भी पीछे रह गया था। हाथ लगते ही नकाबपोशों का लीडर उसका मोबाइल फोन हथौड़ी से तोड़ देता है। इसके बाद वो फैक्ट्री के लैंडलाइन फोन्स को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कैरन का कट गहरा था, वो अपने इनर के स्लीव से उसे बांध देती है। एक बात तो तय थी, वो चारों नकाबपोश उसे खत्म करने ही आए थे। स्क्रू ड्राइवर वाला नकाबपोश उसे ढूंढते हुए लॉफ्ट तक पहुंच जाता है। कैरन नीचे लटकी होती है और उसका जूता एक कील पर टिका होता है। नकाबपोश का जूता उसकी उंगलियों पर होता है। वहां से उसे फैक्ट्री का फ्लोर साफ साफ नजर आता है और पूरी तसल्ली किए बिना वो वहां से हटता नहीं। आखिरकार कैरन के हाथ जवाब दे जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। आसमान से गिरा खजूर में लटका। कैरन की किस्मत अच्छी होती है कि नकाबपोशों का लीडर वहां आ जाता है और उस आदमी को बाकी की फोन लाइंस कट करने को कहता है। मौका मिलते ही कैरन अपने जूते की तरफ लपकती है और तभी फैक्ट्री का एक लैंडलाइन फोन बजने लगता है। कैरन के फोन तक पहुंचने से पहले नकाबपोश उसे उखाड़कर फेंक देता है। कैरन की नजर एक और फोन पर पड़ती है लेकिन वो कटा होता है और तभी फैक्ट्री की लाइटें ऑन होनी शुरू हो जाती हैं। नकाबपोश के हटते ही कैरन लाइटें फिर से बंद कर देती है। उसके और नकाबपोशों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इसी बीच कैरन बाहर जाने के एक दरवाजे तक पहुंच जाती है लेकिन उस पर ताला और चेन लगा होता है। बहुत जोर लगाने पर भी कैरन उस दरवाजे से निकल नहीं पाती। नकाबपोश इर्द गिर्द ही होते हैं। उनकी आवाज सुन कैरन दरवाजे से दूर भाग जाती है और तभी उसके हाथ में ग्रीस लग जाती है जिसे वो अपने माथे पर मल लेती है दरवाजे में से निकलने के लिए। वो एक बार फिर से कोशिश करती है। इस बार वो लगभग दरवाजे से बाहर निकल ही जाती है लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसे दबोच लेता है। नकाबपोश उसके पैर बांधने की कोशिश करता है लेकिन तभी कैरन के हाथ एक डंडा लग जाता है। वो नकाबपोश अब कैरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नकाबपोश अब ऊपर से चाकू से उस पर वार करने लगता है। उसका बांधा हुआ स्ट्रैप अब भी कैरन के एक पैर पर बंधा होता है। लाइट्स एक बार फिर से ऑन हो जाती है और वो नकाबपोश उसका स्ट्रैप पकड़ लेता है। नकाबपोश पूरे जोर से स्ट्रैप को खींचने लगता है। कैरन उस स्ट्रैप को अपने पैर से निकालने में कामयाब हो जाती है जिसकी वजह से नकाबपोश पीछे सीढ़ियों पे जा गिरता है और वहां से सीधे जमीन पर। कैरन बड़ी सावधानी से उसके चाकू की तरफ लपकती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि नकाबपोश बेहोश हो गया है, वो उसका मास्क उठाती है। वो डिलीवरी मैन था जो उसे ईंट का पार्सल दे गया था। डिलीवरी मैन के साथी के आने से पहले कैरन उसे अपनी तरफ खींच लेती है। डिलीवरी मैन के साथी को गुमराह करने के लिए कैरन फोकलिफ्ट का इस्तेमाल करती है और जैसा वो चाहती है वैसा ही होता है। कैरन ने उसकी छाती पर धमकी का नोट लगाया होता है वहां से निकल जाने का। उसके सभी साथी उस तक पहुंच जाते हैं और तभी लीडर को एक आवाज आती है। कैरन की जांघ के घाव का खून नीचे के ड्रम पर गिर रहा था। वो तीनों आवाज की तरफ दौड़ते हैं। कैरन के पास डिलीवरी मैन का चाकू होता है। धीरे धीरे वो तीनों उसके करीब पहुंचने लगते हैं। आखिरकार कैरन को लॉफ्ट से कूदने का मौका मिल जाता है लेकिन तभी उसकी बेल्ट ग्रिल में फंस जाती है। जोकर के नकाब वाला शख्स उसे देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। यहाँ डिलीवरी मैन का चाकू कैरन के काम आता है लेकिन लॉफ्ट से नीचे गिरते ही उसका चाकू पैलेट्स के नीचे चला जाता है। जोकर चिल्लाकर अपने बाकी के दोनों साथियों को भी सचेत कर देता है। कैरन का खेल लगभग खत्म ही लगता है लेकिन इस बार उसकी फिटनेस काम आती है। आपसे भी गुजारिश है कि दिन में लगभग आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। छुपते छुपाते कैरन एक वर्कशॉप तक पहुंच जाती है जहां उसे हैमर और उसके बाद एक बड़ा सा कटर मिलता है, चेन कटर, और कैरन सीधे उस दरवाजे की तरफ भागती है जिस पे चेन लगी थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से एक नकाबपोश बाहर भी खड़ा होता है। कैरन भागकर एक टॉयलेट पे छुप जाती है और बाहर वही जोकर के मास्क वाला नकाबपोश खड़ा होता है जो अंदर घुसने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस बार कैरन के हाथ लगता है प्लंजर।
वॉशरूम के ड्रेन होल को क्लियर करने वाला प्लंजर। नकाबपोश प्लंजर के डंडे को तोड़ अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्लंजर का टूटा हुआ डंडा उसी की छाती में घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कैरन पर चाकू से वार करता है, जो उसके पेट को चीर देता है। मौत को इतना नजदीक देख कैरन अपना पूरा जोर लगा देती है। वो टूटा हुआ प्लंजर उस नकाबपोश के लिए घातक साबित होता है, लेकिन उसकी जान इतनी आसानी से नहीं निकलती और वो अपने जूते से आवाज करने लगता है। उसको चुप कराने के लिए कैरन को फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। आखिरकार फ्लोर क्लीनर में डूबकर वो नकाबपोश अपने प्राण त्याग ही देता है। कैरन के पेट का घाव काफी गहरा होता है। अपने घाव से बहते हुए खून को देखकर कैरन समझ जाती है कि उसे किसी तरह से उस घाव को सील करना ही होगा। किस्मत से उसके हाथ फिक्स ऑल एडेसिव लग जाता है। वो अपने घाव को अल्कोहल से धोती है और फिर उस पर एडेसिव लगा देती है उसे चिपकाने के लिए, जिसके बाद वो उस पर सेलो टेप की पट्टी भी लगा देती है। कैरन को ढूंढते हुए नकाबपोश वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां से निकलने से पहले उनमें से एक लिली का नोट भी पड़ता है। कैरन शिकारी की तरह एक ट्रैप सेट करती है और उनमें से एक का गला चीरने में कामयाब भी हो जाती है। उस नकाबपोश के पास चाबियों का गुच्छा होता है। कैरन वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उस नकाबपोश की डांगरी और नकाब चुरा लेती है। नकाब और हुडी ओढ़कर वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती। कैरन को उसका एक साथी फैक्ट्री के फ्लोर पर मिल जाता है, लेकिन शायद वो उसको चकमा देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मौका मिलते ही कैरन पास के दरवाजे की तरफ दौड़ती है और चाबी से ताला खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार कैरन ताला खोलने में कामयाब हो ही जाती है। वो दरवाजा शटर की तरह ऊपर उठता है। इससे पहले कि कैरन उसके नीचे से बाहर निकल सके, लाल बालों वाला नकाबपोश उसे पकड़ लेता है। कैरन उसके हाथ पर काटकर चाकू गिरा देती है और पास ही पड़ी हुई एक वायर उसके गले में लपेट देती है। नकाबपोश चाकू तक पहुंचने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ कैरन एड़ी चोटी का जोर लगा देती है उसे रोकने के लिए। चाकू लगभग उस नकाबपोश के हाथ लग ही जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी गर्दन टूट जाती है। प्राणों के साथ साथ उसका फोन भी वाइब्रेट करने लगता है। कैरन फोन उठाती है। वो कॉल डैनी का होता है, उसके पति डैनी का। वो नकाबपोश और कोई नहीं, सिगरेट वाला फैक्ट्री वर्कर मिकी होता है। उसी वक्त लीडर भी वहां पहुंच जाता है और कैरन को उसके नाम से पुकारता है। उसको देखकर कैरन फैक्ट्री के अंदर भाग जाती है और चेन वाले दरवाजे को एक बार फिर से खोलने की कोशिश करती है। इस बार वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन नकाबपोश उसे दबोच लेता है। कैरन उसे डैनी बोलकर पुकारती है। नकाबपोश बदले में लिली का नोट उसकी तरफ फेंक देता है। कैरन कहती है वो किसी भी हाल में लिली को उसे नहीं सौंपेगी। ये सुनकर डैनी पागल हो जाता है। डैनी कहता है वो किसी भी हाल में लिली को उससे छीन कर ही रहेगा। दूसरी तरफ कैरन किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। वो लिली को घर से उठा लाया था और लिली फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। उसके सामने डैनी कैरन को कुछ नहीं कर सकता था। डैनी लिली को ऑफिस में बंद कर देता है। मौका मिलते ही कैरन कुछ केमिकल्स जमा कर लेती है और फैक्ट्री की मशीनों को ऑन करने लगती है। डैनी एक एक करके मशीनों को बंद करता है और तब तक कैरन एक बाल्टी में केमिकल्स को मिलाने लगती है। बुद्धिमान कैरन बेवकूफ डैनी को एक रूम में बंद करने में कामयाब हो जाती है। उस रूम में केमिकल होता है। डैनी का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। कैरन इस मौके को खोना नहीं चाहती। लिली कैरन को ऑफिस से पुकारने लगती है और तभी डैनी उसे पीछे से दबोच लेता है। कैरन के हाथ एक कटर लगता है, जिसकी मदद से वो अपने चेहरे पर चढ़े पॉलिथीन को काटने में कामयाब हो जाती है। कैरन किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। अब वो डैनी पर हावी हो जाती है और उसे अपना मास्क उतारने को कहती है। डैनी गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। उसने लिली को कैरन से अलग करने की कोशिश की थी। कैरन किसी भी हाल में उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार दिन चढ़ने पर कैरन अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी के साथ थी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।